To Textbook Live Class, and here I am Rishabh Pandey. And once again, I welcome you all to the live session of Textbook. Come on, guys, get connected fast so that we can start with the session. So we are going to start with circulatory system. Now, what is circulatory system? क्या होता है? इसको कहते हैं संवहन प्रणाली. सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? संवहन प्रणाली. तो जब भी हम लोग सर्कुलेशन या संवहन प्रणाली की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि एक हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है. ठीक है. इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन होता है, यानी कि मूवमेंट होता है. किसका? ब्लड का. ठीक. अब ब्लड का ये जो मूवमेंट होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? व्हाई डज ब्लड मूव्स, मतलब मेन पर्पस क्या है? अगर मेन पर्पस की बात करो तो ब्लड की, यानी कि ये जो मूव करता है हमारी बॉडी में, वो हमारे सामने क्या दिखता है कि कई चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, कई चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि संवहन. ये संवहन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, सभी चीज़ों का होता है, इवन हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट का. साथ ही साथ ब्लड हमारी बॉडी में मूव करते करते बहुत सारे इन्फेक्शन को भी फाइट करता है और रेगुलेट करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर. ठीक है उमेश, बाकी सब कहाँ है? देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड. ठीक है. ओपन जैसे कि तुमको यहाँ दिखता है कॉकरोच वॉकरोच में, कीट मकोड़ों में. ठीक. जहाँ पर ये कोई ब्लड वेसल्स में नहीं जाता, बॉडी में सर्कुलेट करता है. हमारी बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहाँ शिराओं और धमनियों में रक्त रहता है. जहाँ पे रक्त कहाँ पर जाता है? रक्त जाता है शिरा और धमनियों में. शिरा और धमनियों का मतलब हो गया आर्टरीज एंड वेन्स, जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स में जाता है. क्लियर? आर्टरीज और वेन्स के थ्रू की जाती है. ठीक है. तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे कि मैंने बताया ना, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू की जाता है. तो चलो ये सब रीडिंग वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे. ठीक है. सबसे पहले ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम देखो. ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरा सर्कुलेशन में आपको आज बताता हूँ. ठीक है. अब देखो, ये जो सर्कुलेशन होता है ये दो सर्किट में होता है. कितने सर्किट में? दो सर्किट में. एक सर्किट ऊपर वाला है जिसको कहते हैं पल्मोनरी सर्किट. चाहे तो तुम इसको पल्मोनरी बोलो, चाहे इसको फुसफुसिया सर्किट बोलो. फुसफुसिया क्योंकि ये जो लंग से रिलेटेड होता है इसको फुसफुसिया कहते हैं, या पल्मोनरी. दूसरा सर्किट होता है सिस्टमैटिक सर्किट. दूसरा सर्किट क्या होता है? सिस्टमैटिक सर्किट. ठीक है. तो पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमैटिक सर्किट दो सर्किट हो गए. अब यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? एक तरफ हमको दिखाई देती है पल्मोनरी आर्टरीज, दूसरी तरफ दिखाई देती है हमको पल्मोनरी वेन्स. एक तरफ दिखाई देती है पल्मोनरी आर्टरी, दूसरी तरफ पल्मोनरी वेन. क्या है ये सिस्टम? चलो अब पढ़ते हैं. सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग रक्त से, यानी कि ब्लड से. सबसे पहले इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं रक्त से, यानी कि ब्लड से. तो अब मेरा एक सवाल, रक्त कहो या ब्लड कहो, इसके बारे में कुछ जानते हो?
ये सबको दिखाई दिया रक्त एवं ब्लड। चलिए, तो हमारे मानव शरीर में अगर देखा जाए लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना लीटर ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड, या ऑलमोस्ट 7% ऑफ द बॉडी। ब्लड की बात करें तो ब्लड के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, जो कि 55% ऑक्यूपाई करता है, 55%। दूसरी होती है वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, 4%। तीसरा आरबीसी। आमतौर पे जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग कहते हैं इन दोनों को रुधिराणु। ये जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, जिनको आमतौर पर इंग्लिश में आप लोग एक साथ कहते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स, इनको हिंदी में कहा जाता है रुधिराणु। और प्लाज्मा को तो हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहते हैं। तो प्लाज्मा हमारे टोटल ब्लड का 55% होते हैं और रुधिराणु हमारे टोटल ब्लड का 45%। अब इस 45% को अगर फर्दर डिवाइड करोगे तो तुमको दिखाई देगा 4% में वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, और बाकी के 41% में दिखाई देगा आरबीसी या रेड ब्लड सेल। ठीक है। फिर प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन पूछा जाता है। प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन, तो चलो प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन में चलते हैं। प्लाज्मा अगर हम पूरा डिफाइन करें तो इस प्लाज्मा का 92% हिस्सा, मैक्सिमम 90 से 92% वाटर होता है, यानी कि पानी। वाटर होता है, पानी कहो या जल कहो। फिर इसी प्लाज्मा का 7% हिस्सा प्रोटीन होता है। जीरो 0.9% हिस्सा सॉल्ट होता है, यानी कि लवण। और 0.1% हिस्सा ग्लूकोज होता है। तो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन क्लियर हुआ? ठीक। चलो, अब एक बार तुमको पढ़ा दिया, फिर से पूछना। चलो, मेरे को बताओ प्लाज्मा में क्या क्या होता है। जल्दी से बताओ प्लाज्मा में क्या क्या होता है। और प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंट होता है? उमेश और कार्तिक, ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है। इस 55% हिस्से का 92% हिस्सा, जो कि 90 से 92% हिस्सा होता है, वो क्या होता है? वाटर। फिर इस प्लाज्मा का 7% हिस्सा, 7% प्रोटीन होता है। बहुत सही उमेश। फिर इसी प्लाज्मा का 0.9% हिस्सा सॉल्ट यानी कि लवण होता है। और इसी प्लाज्मा का 0.1% हिस्सा ग्लूकोज होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक। अब ये सारे जो हमें यहाँ दिखाई देते हैं, वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, इन सब में सबसे बड़ी बात जो एक होती है कि सबका अपना अपना काम होता है। तो फुल ऑन अगर कभी कोई ये पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का फंक्शन सबसे पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है? यानी कि संवहन।
और किन किन चीजों का संवहन? नंबर 1 फूड, भोजन यानी कि ग्लूकोज का संवहन ये करता है। और ग्लूकोज यानी कि भोजन जब लेके जाता है तो पलट के एक्सक्रीटा भी लेकर आता है। तीसरा प्रोटीन का संवहन करता है, प्रोटीन के साथ साथ सॉल्ट का भी संवहन करता है। इसमें कई इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी होते हैं जैसे फाइब्रिनोजेन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त का थक्का जमाता है, वो यही कैरी करता है। हार्मोन को भी यही कैरी करता है, हार्मोन। एंटीबॉडी भी यही कैरी करता है, इसीलिए तुम लोगों को याद होगा अभी कोविड के टाइम पर प्लाज्मा थेरेपी की जा रही थी। उस प्लाज्मा को कहते थे कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा। उस प्लाज्मा को कहते थे कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा। उस प्लाज्मा को कहते थे कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा। तो मरीज से वो प्लाज्मा निकाल के जो मरीज मतलब जो सही हो चुका होता था उसकी बॉडी से प्लाज्मा निकाल के जो अभी नया मरीज आता था उसको देते थे, ये मान के कि इसकी जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो नए मरीज में चली जाएगी तो नया मरीज जल्दी से सही हो जाएगा। ये सब कर रहे थे। अब इसी फाइब्रोनोजेन से जुड़ा हुआ एक तथ्य बताएं। वो तथ्य ये है कि अगर इसी प्लाज्मा में से आप फाइब्रिनोजेन हटा दो तो जो बचता है वो सेरम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सेरम। ये भी एक फैक्ट है। तो ये पेज आपका फैक्ट से भरा हुआ है। ठीक, फिर इधर आते हैं तो रक्त का फैक्ट क्या था? रक्त का पहला फैक्ट था कि हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर खून होता है, बॉडी वेट के हिसाब से लगभग 7%। और रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा रक्त क्या है? क्षारीय है, खट्टा, चक्र में नमकीन टाइप का। खट्टा मतलब नहीं, खट्टा तो वो हो जाता है सार, मतलब थोड़ा नमक है, सॉल्टी है बेसिक। कोई पीना नहीं भाई। इतना बात क्लियर हो गया सबको? उमेश और कार्तिक कहाँ है? बाकी बंधुवर इसके बाद हम लोग रुधिराणुओं में आते हैं। तो अब हम लोग रुधिराणु यानी कि ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करते हैं। तो ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि रुधिराणुओं की बात किया जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं: व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट। अब अगर इनकी हम बात करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। सूरज बहुत लेट हो, हेलो। तो सबसे पहले हम लोग रेड ब्लड सेल से शुरू करते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इनका प्रोपोर्शन तो सबको याद होगा, ये दोनों मिलाकर 4% और ये अकेला 41%। टोटल सारे रुधिराणु 41 प्लस 4 बराबर 45%। तो रेड ब्लड सेल बाय कॉनकेव शेप का होता है और इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? चलते हैं, पढ़ते हैं। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, सबसे मेन तत्व। हीमोग्लोबिन को 2 भाग में बांटा था। एक भाग आया था हीम। हीम का मतलब होता है आयरन।
तो हीमोग्लोबिन एक आयरन रिच कंपाउंड है, बोला था लोहा होता है। और ये आयरन रिच कंपाउंड, आयरन की एक आदत होती है कि ऑक्सीजन को बहुत जल्दी अवशोषित करता है, अब्जॉर्ब करता है। तो ये आयरन ऑक्सीजन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन के साथ आयरन जुड़ता है और जाता है सभी पार्ट में। तो जब वो जुड़ के जाता है तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के जाता है, ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद कहलाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें जो आपका एक हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रिच प्रोटीन होता है ना, जो आयरन रिच प्रोटीन होता है जिसमें ये जुड़ के जाता है, उस आयरन रिच प्रोटीन का नाम होता है हेपाटिन। नहीं, हेमाटिन, सॉरी हेपाटिन कह रहा हूँ, हेमाटिन। उसका नाम होता है हेमाटिन। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ के जाते हैं, इसको याद रखना। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के कण जुड़ के जाते हैं। ठीक। आरबीसी के बारे में और एक अच्छी अच्छी बातें बताएं तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। इसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता आरबीसी में। अब अगर हमने कहा इसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता तो सबसे पहली चीज क्या आती है, फिर होता क्या है? अगर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं है तो है क्या? तो उसके लिए हमारे सामने एक चीज आई, इन द न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं है तो इसमें है सबसे पहला सभी पार्ट्स एक्सेप्ट न्यूक्लियस। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, वो एक्सेप्शन है कैमल और लामा। वो एक्सेप्शन है कैमल और लामा। वो एक्सेप्शन हो जाता है कैमल और लामा। ठीक है, कैमल और लामा यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। ब्लड ग्रुप तक आएंगे कार्तिक। लामा भी कैमल की तरह ही होता है, यानी कि ऊंट की ही जनजाति से है। ये अमेज़न के रेगिस्तान में पाया जाता है, यानी कि साउथ अमेरिका के रेगिस्तान में। साउथ अफ्रीका ना समझना, ये साउथ अमेरिका का रेगिस्तान है, वहां पर पाया जाता है। ठीक है, लामा इसमें केंद्रक होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आरबीसी की खासियत बताएं तो हीमोग्लोबिन और हेमाटिन वाली खासियत हो गई। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो अक्सर पूछा जाता है। हमारे शरीर में अगर 600 आरबीसी हैं तो उसके मुकाबले सिर्फ एक डब्ल्यूबीसी होता है, ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी आरबीसी को मार देता है। आरबीसी की जीवन लीला 20 दिन से 120 दिन होती है। कितने दिन से कितने दिन? 20 दिन से 120 दिन। आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट हो, ये सारे के सारे बनते कहाँ हैं पता है? ये सारे के सारे बनते हैं अस्थि मज्जा में। ये सारे के सारे बनते हैं अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा बोले, अस्थि मज्जा बोले, तो अस्थि मज्जा या अस्थि मज्जा ये होती है बोन मैरो, यहाँ बनते हैं। और ये सभी के सब मरते कहाँ हैं? ये सब के सब मरते हैं प्लीहा में। प्लीहा बोले तो स्प्लीन। बनते अस्थि मज्जा में, मरते प्लीहा में। ठीक है, लेकिन जब आप शिशु होते हैं, यानी कि जब नवजात पैदा हो रहे होते हैं, भ्रूण अवस्था में, बल्कि हम कहेंगे शुद्ध मामले में जब हम भ्रूण होते हैं,
तो भ्रूण अवस्था में ये आपके लिवर में बनते हैं। अब लिवर का अगर जिक्र हुआ है तो और ज्यादा जिक्र करते हैं। लिवर के साथ यही एक गाथा नहीं, प्लीहा में मरने के बाद आरबीसी का क्या होता है पता है? प्लीहा में जब आरबीसी मर जाती है तो वहां से जाती है लिवर, और लिवर में जाकर ये आरबीसी तोड़ दी जाती है, और तोड़ के दो अलग अलग पिगमेंट बनाए जाते हैं। एक पिगमेंट का नाम होता है बिलीरुबिन, और दूसरे पिगमेंट का नाम होता है बिलूवर्डिन। और फिर ये सुबह सुबह हम लोग हिसाब किताब के दौरान निकाल लेते हैं, स्टूल, फीसीज, समझ गए ना, सुबह सुबह का हिसाब किताब। ये येलोइश कलर का होता है, तो अब समझ जाओ जो सुबह सुबह का हिसाब किताब है वो येलोइश कलर का क्यों होता है, क्योंकि बिलीरुबिन और बिलूवर्डिन वहाँ पर। बिलीरुबिन और बिलूवर्डिन की मात्रा हमारे शरीर में 0.10% से लेकर 1% तक मैक्सिमम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हुई तो आप जॉन्डिस का शिकार हैं, समझ लीजिए आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा। ऐसे में आपका लिवर जो जिंदा आरबीसी होते हैं ना उनको भी तोड़ना शुरू कर देता है, इसीलिए आपके ब्लड में क्या हीमोग्लोबिन की कमी आनी शुरू हो जाती है, खून की कमी आनी शुरू हो जाती है जॉन्डिस की अवस्था में, क्योंकि लिवर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है और जो जिंदा आरबीसी होते हैं ना उसको भी तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, आरबीसी से जुड़ा हुआ और कोई तथ्य अगर दिमाग में, हाँ ठीक है, आरबीसी में काउंट करने का भी एक यंत्र होता है जिसको कहते हैं हीमोसाइटोमीटर, कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी गिनने का यंत्र होता है हीमोसाइटोमीटर, बस आरबीसी से जुड़े हुए यही फैक्टर है। ठीक है, चलो अब कुछ सवाल कर लिए जाए भाई, मतलब बहुत देर बवाल हो गया, सवाल हो जाए कि डब्ल्यूबीसी निपटा के सवाल पूछे, मन कर रहा है सवाल पूछने। चलो सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, आरबीसी किस जानवर की आरबीसी में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है? एग्जाम्पल बताइए। कितना प्रतिशत आरबीसी होता है रक्त में? उस प्रोटीन का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताइए। सेरम क्या है ये बताइए। प्लाज्मा का कार्य बताइए। रक्त का पीएच मान। चलो 7 क्वेश्चन का काम, और चलिए 7 क्वेश्चन का आंसर है। एवरी वन फास्ट, मेरे को केवल उमेश के आंसर दिख रहे हैं। प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन बताया तो था मैंने, हेमाटिन, और भी रह गए बेटा। ओनली वन लेफ्ट, फिफ्थ। सेरम, सेरम का था प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजन, फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, सेरम।
चलो, तो आधे घंटे हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज करके एक अच्छा खासा चर्चा कर ली। अब व्हाइट ब्लड सेल पे आते हैं। व्हाइट ब्लड सेल की लाइफ स्पैन अगर मैं बोलूँ 2 से 4 दिन होता है, 2 to 4 days। बनता ये भी बोन मैरो में है, ठीक है। मरता ये भी कहाँ पर है, स्प्लीन में। एक चीज मैं भूल गया था बताना, पता है क्या? वो ये है कि ये जितने भी हैं ना ब्लड सेल्स, इनका बायोलॉजिकल नाम होता है जिसको हम कह सकते हैं ELT साइट्स। ELT साइट्स का मतलब क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं रेड ब्लड सेल को, RBC को। ल्यूकोसाइट बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल को। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो ELT साइट्स, क्लियर? ELT साइट्स चीज रहेगी नहीं। तो व्हाइट ब्लड सेल जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, ये दो तरीके से जाने जाते हैं, एक मोनोसाइट्स और एक होते हैं लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का काम होता है कि ये रिकॉग्नाइज करती है कौन सी इम्प्योरिटी आई है, उसको फॉरेन बॉडी को फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस यानी कि अपने ऐसे आर्म्स टाइप का फैलाकर, जैसे मान लो ये है, ये ऐसे आर्म्स फैलाती है और उसको अपने में अंदर एनगल्फ कर लेती है, एनगल्फ करके समाहित कर लेती है। फिर लिम्फोसाइट का काम होता है कि इसको पहचानो, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ और उसको मारो। तो दोनों में काम का बंटवारा होता है, एक का काम होता है घेर के अंदर ले आना और दूसरे का काम होता है मार देना, ठीक है। तो लिम्फोसाइट हो गया। और अब वाइट ब्लड सेल के बाद आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स की लाइफ यहाँ पर 7 दिन दी है, लेकिन 7 दिन तक जीता नहीं, इसकी 3 से 5 दिन मैक्सिमम। इसका काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रक्त का थक्का जमाना। और उस थक्का जमाने में इसको फाइब्रिनोजेन की मदद चाहिए होती है। किसकी मदद चाहिए होती? फाइब्रिनोजेन। तो जब हम बोलते हैं कि इसको फाइब्रिनोजेन की मदद चाहिए होती है, तो फाइब्रिनोजेन का निर्माण किसकी मदद से करता है? ये फाइब्रिनोजेन बनाता है विटामिन के की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है सर, वो पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया, ठीक है, तो अब हम लोग पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट वो दिखाई देता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ हम लोग लेते हैं प्रोथ्रोम्बिन, और उसके साथ कैल्शियम, ये सब मिलकर बनाते हैं थ्रोम्बिन। फिर थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन मिलके बनाते हैं फाइब्रिन। और फिर फाइब्रिन आता है और प्लेटलेट्स के साथ जुड़कर क्लॉट्स बनाता है, थक्का, ये होता है, ठीक। अब DVT क्या होता है?
डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी, ये स्वोलन एरियाज होते हैं जो अनवांटेड क्लॉटिंग जो हमारी वेन्स में हो जाती है जब लैक ऑफ मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा देर पैर लटकाए रहते हैं तो पैर में सूजन आ जाती है। तो पैर में सूजन जो होती है ना, वो ज़्यादा देर आप जब पैर लटकाए रहते हो या मूवमेंट नहीं होता या पैर रख के लेटे होते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सूजन हो जाती है पैरों में, उसको कहते हैं डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक, इसको फ्लाइट सॉक्स कहा जाता है कि वो अगर आप लोगे तो वो प्रिवेंट करेगा ऐसा। ठीक है, तो डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब मेरे ठीक ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कार्ल लैंडस्टीनर। ये जो कार्ल लैंडस्टीनर शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, साल 1900 में ब्लड ग्रुप में एंटीजन की खोज करने वाले यही थे। इन्होंने ही ब्लड ग्रुप का डिफाइन किया, एंटीजन की खोज की थी। और 30 साल बाद 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसी बात के लिए। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने दो एंटीजन खोजे थे। कितने एंटीजन खोजे थे? दो। एक एंटीजन का नाम इन्होंने ए दिया और एक एंटीजन का नाम बी। और किस्सा कुछ ऐसा हुआ कि जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया गया उस ब्लड ग्रुप को ए बोला गया, जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी पाया गया उसको ब्लड ग्रुप को बी बोला गया, जिसमें दोनों ही एंटीजन पाए गए उनको ए बी बोला गया, जिसमें कोई नहीं पाया गया उसको ओ बोला गया। ठीक है, इसी के विपरीत, एंटीजन के विपरीत मिलती है एंटीबॉडी, एंटीजन के विपरीत मिलती है एंटीबॉडी। एक बात याद रखना, एंटीबॉडी कभी सेम नहीं होनी चाहिए वरना तो अनर्थ हो जाएगा। तो जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ठीक, जिसमें एंटीजन बी पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी ए पाई जाती है, जिसमें ए बी पाया जाता है दोनों ही, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और जिसमें कोई नहीं पाया जाता तो उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर सेम हो गया तो इनमें थक्का जम जाएगा और ये बंदा मर जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं से ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, एक ज़माना हुआ करता था जब हम ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते थे। क्यों कह सकते थे यूनिवर्सल डोनर? क्योंकि उसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं था, तो आप जिसको देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, उसी तरह ए बी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते थे, हर कोई से ये ब्लड ले सकता था। अब नहीं कहते, अब जिसका रक्त है उसी को देते हैं, यानी कि ए को ए, बी को बी, उसी ए को ए, बी को बी, ए बी को ए बी और ओ को। ठीक है, फिर आगे चल के हम देखते हैं कि एंटीबॉडी और एंटीजन में थोड़े से फैक्ट और पाए जाते हैं। सबसे पहला फैक्ट, एंटीजन जो होता है ना, ये हमारा आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में। और एंटीबॉडी जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, सेरम, सेरम मतलब प्लाज्मा। याद है भैया लोग? ठीक है। फिर रक्त का ट्रांसफ्यूजन भी होता है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है। जब आप खून कम होता है तो आप खून चढ़वाते हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं ना तो हमको पता चलता है कि कार्ल लैंडस्टीनर के एक चेले आते हैं जिनका नाम होता है वीनर। ये दोनों फिर एक एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं। तो साल 1940 में एक मंकी पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिस मंकी का नाम होता है रीसस मंकी। इस पर अध्ययन करते समय इनको एक और एंटीजन मिलता है जिसको इसी मंकी के नाम पर ये लोग आर एच फैक्टर बोल देते हैं। तो जिस किसी में ये आर एच फैक्टर मिलता है तो उस पे प्लस लगा देते हैं, जिसमें नहीं मिलता उसमें नेगेटिव। इसीलिए आप लोग बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव ऐसे होते हैं। दुनिया का सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, इसीलिए कहा जाता है सबसे बी पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, मेरे फादर का ए पॉजिटिव था, मेरे भाई का भी बी पॉजिटिव है, मेरी मदर का भी जहाँ तक बी पॉजिटिव ही है, सिस्टर का नहीं पता। ठीक है, और शादी हुई नहीं तो आगे वाली सिबलिंग्स का, आगे वाली मेरी जनरेशन का मुझे नहीं पता क्या होगा। ठीक है, आप सब भी अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट आप कभी भी मतलब कहते नहीं, चेक एक हो इससे पहले पता चला। तो उमेश क्या है ब्लड ग्रुप? कार्तिक ब्लड ग्रुप? एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्टियोसिस फ्यूटालिसिस। एम्ब्रियोब्लास्टियोसिस फ्यूटालिस।
मान लो दो माता पिता है, ठीक है, जिसमें पिता RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव। शादी हुई, ठीक है, रिप्रोडक्शन के अटेम्प्ट्स हुए, प्रोजेनी डेवलप कर रहा है। ऐसे में उस प्रोजेनी में पापा की तरफ से RH पॉजिटिव आ गया, पापा पॉजिटिव, मम्मी नेगेटिव, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब RH एंटीजन है और नेगेटिव का मतलब RH एंटीजन नहीं है, तो मम्मी के वोम्ब में ही तो बच्चा डेवलप करेगा। तो मम्मी के वोम्ब में बच्चे के अंदर RH पॉजिटिव के तत्व दिखे, तो मम्मी का ब्लड क्या करेगा, तुरंत इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, उसको मारना शुरू करेगा, मर 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 मर। तो बच्चे के अंदर का खून मारा जा रहा है भाई, माँ का अपना खून अपने बच्चे के खून को मार रहा है। ऐसे में बड़ी दुविधा में पहला बच्चा तो पैदा हो जाता है। कभी दूसरा अटेम्प्ट होता है, सेकंड चाइल्ड, वो ना झेल पाता है, मर जाता है। इसीलिए कहा जाता है माता पिता से कि भाई अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो टेस्ट कराइए, इसका इलाज हो सकता है, बच सकता है बच्चा, नहीं तो आगे दिक्कत आ जाएगी। बच्चा पहले से चेकअप करा लो। तो कुंडली बनाने के साथ साथ ब्लड ग्रुप भी मिलवा लेना चाहिए अब तो माँ बाप का, ठीक है। आपने इधर भी, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अपने जितने भी कलीग्स हैं जिनकी शादियां हुई, 7-8 की शादी में से मैं लिटरली बता रहा हूँ 4 से 5 लोगों के में मैंने उनके प्रेगनेंसी के टाइम पर देखा है कि बड़ी दिक्कतें रही। किसी का ऊपर वाला ब्लेस करे मिस कैरेज या सब उतरा, तो रीजन क्या निकला, एम्ब्रियोब्लास्टियोसिस फेटालिसिस, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे थे, मतलब कहा जाता है डेवलपमेंट फेज में जिनका डेथ हुआ कि उनको जॉन्डिस हुआ है, और जो बॉर्न भी हुए वो भी जॉन्डिस के साथ बॉर्न हुए। तो ये देखा, मतलब एक मतलब कहते नहीं, आस पास में देखा, जिसमें सुनते हैं न्यूज़, क्योंकि कलीग्स का हुआ, फैमिली का हुआ, रिलेटिव्स का हुआ, पता चलता है, तो वो न्यूज़ मतलब पता चलती है, सुनने में आता है लोग मिस हैपनिंग हुई उनके साथ मिस हैपनिंग हुई उनके साथ। तो आजकल मतलब बहुत एडवाइस दी जाती है, तो ठीक है। इसके बाद हम लोग सर्कुलेशन पे आते हैं, तो ब्लड पढ़ लिया, ब्लड का सर्कुलेशन के बारे में सीखा। यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन का मेन पर्पस शुरू होता है। वो मेन पर्पस क्या होता है, ये जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स के यहाँ पर हमारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता कहाँ है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है सीधा हार्ट में, और हार्ट के कौन से साइड पे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड है, तो हार्ट के लेफ्ट साइड पे जाता है। अभी लेफ्ट साइड में जिससे जाता है ना, देखो आम तौर पर जो साफ खून है ना ऑक्सीजन वाला, वो आर्टरीज लेके जाती है, आर्टरीज ऑक्सीजन वाला लेके जाती है, और वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला। लेकिन कभी अगर इनके आगे पल्मोनरी शब्द लग जाए, कभी इनके आगे पल्मोनरी, तो मामला उल्टा हो जाएगा, तब मामला उल्टा हो जाएगा, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन। तो पल्मोनरी कैपिलरी से जब हार्ट तक जाता है, तो पल्मोनरी वेन लेके जाती है शुद्ध रक्त हार्ट के लेफ्ट साइड पर। तो यहाँ से हार्ट पंप होता है एओर्टा से, ये एओर्टा यानी कि महाधमनी, इससे पंप होके पूरे शरीर में ब्लड चला जाता है। अब नीचे पूरे शरीर से ब्लड पहुंचता है, और वहां से फिर हम क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाला जाता है, और वो ब्लड पलट के राइट साइड पे आता है। राइट साइड पे आने के बाद यहाँ से इसको वापस से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स तक, फिर लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और ऑक्सीजन घोलती है, ये चलती है क्रिया। इसको और अच्छे से और डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब और डेप्थ में हम लोग हार्ट के अंदर आते हैं, हार्ट के अंदर क्या होता है, ठीक है। बाहर तो हमने पढ़ लिया, अब हार्ट में आते हैं। तो हार्ट में पढ़ने के लिए मैं तुमको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुमको ले चलूंगा सैर पे। आओ चलो सैर पे, आओ तुम्हें सैर पे ले जाए, एक अच्छा सा डायग्राम दिखाएं और मस्त डायग्राम की जानकारी देकर पढ़ाएं। तो सब लोग मेरे साथ आ गए इस डायग्राम पर,
सब कुछ माजामा केम छो। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है एक डायग्राम, ठीक है। अब देखो ऊपर हमारा लंग्स है, यानी कि फेफड़ा, जहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आएगा। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आई पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड जब लेकर आई तो उसने वो ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ डाल दिया। ये राइट ऑरिकल है, ये ऊपर राइट ऑरिकल है, फिर राइट ऑरिकल के नीचे राइट वेंट्रिकल है। राइट ऑरिकल के नीचे क्या है? राइट वेंट्रिकल। फिर यहाँ से ब्लड आके यहाँ चला जाए, तो यहाँ से चला गया एओर्टा में। अब एओर्टा ने उसको भेज दिया पूरे शरीर में। अब बॉडी में गया है, तो बॉडी में जब जाता है ना तो सिस्टमैटिक आर्टरीज लेके जाती हैं, सिस्टमैटिक आर्टरीज, वो उसको पूरे शरीर में फैला देंगी। पूरे शरीर से फिर ब्लड आता है बॉडी से,